एंड पे डिस्कस करते हैं, वो मैं सिलेबस आप लोगों को बता देता हूँ, आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक। अच्छा देखिए, ये हमने कल, ये आपको स्क्रीन लेक्चर नंबर 27 की स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें हमने आइलर्स मेथड की बात की थी। और ये जो हमारे पास इसमें इस स्लाइड में ये जो पोर्शन था, इसमें हमने ये जो आपने टेलर सीरीज की एक्सपेंशन की है, ये 1 वेरिएबल के अंदर इसकी एक्सपेंशन है, ठीक है। लेकिन हमने जो आज इसमें करनी है, इसकी एक्सपेंशन करनी है, वो हमने 2 वेरिएबल्स के अंदर करनी है, जिसमें आपने हायर ऑर्डर टेलर्स मेथड पढ़ा था। हायर ऑर्डर टेलर्स मेथड में हमने देखा था कि लोकल ट्रंकेशन एरर आइलर्स मेथड की आपके पास h है, और हायर ऑर्डर टेलर्स मेथड में हम उसको n तक उसको एक्सपेंड करते हैं, और n+1 वाली जो टर्म है वो आपके पास लोकल ट्रंकेशन एरर बन जाता है। तो इसमें टेलर्स मेथड, हायर ऑर्डर टेलर्स मेथड आपके पास यही थे। इसमें मैंने आपको लास्ट में कहा था कि आपने टेलर थ्योरम की एक्सपेंशन जो है वो 2 वेरिएबल में देनी है। अब 2 वेरिएबल में देखनी है। अब इसमें देखें कि अब अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है, दिस इज योर लेक्चर नंबर 28 एंड अच्छा सपोज करें कि आपके पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ टी वाई गिवन है, ठीक है। एफ ऑफ टी वाई मीन फंक्शन आपका टी और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट्स नॉट द सोलरली फंक्शन ऑफ वाई और सोलरली फंक्शन ऑफ टी। इस केस में ये जो टी है इसकी डोमेन आपके पास है, जिसमें एलिमेंट्स टी कॉमा वाई की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, कि सच दैट आपके पास ए इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड C is less than or equal to Y is less than or equal to D। ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझे कि ये टाइम मार्चिंग प्रॉब्लम है, कि आपके पास x एक्सिस पे T है और y एक्सिस पे आप y एक्सिस आपके पास, तो इनके ऑर्डर पेयर T, Y, डोमेन, D स्टैंड्स फॉर द डोमेन, और T की डोमेन है A से लेके B के दरमियान, और जो y है इसकी डोमेन है C से लेके D के दरमियान, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास इसकी डोमेन बनती है, जिसको आप रेक्टेंगुलर डोमेन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो एलिमेंट है आपके पास, ये एलिमेंट आपके पास बनता है बी डी। ये जो एलिमेंट है ये आपके पास बनता है बी कॉमा सी, और ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है ये बनता है ए कॉमा सी, और ये ऑर्डर पेयर आपके पास बनता है ए कॉमा डी। तो देख लें इसमें इस वाली जो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पे ए आपके पास फिक्स है और सी और डी वाई वेरी कर रहा है। इस वाली लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें भी एक्स आपके पास फिक्स है, और सी और डी वाई वेरी कर रहे हैं। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ए वेरी कर रहा है, सी फिक्स है, डी जो आपके वाई जो है वो फिक्स है। तो इसी तरह से ये हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि ये मैंने एक सिंगल एलिमेंट बनाया है एक ग्रिड का, लेकिन हम इसको इससे ज़्यादा भी देखेंगे। अच्छा, इसमें एफ ऑफ टी वाई, अगर आपके पास एक फंक्शन 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स पे एग्जिस्ट करता हो, और हम कहते हैं कि कोई एक हमारे पास इनिशियल पॉइंट है t0 y0, और ये भी बिलोंग करता है आपकी डोमेन के साथ, एक कंडीशन इसमें ये फुलफिल होती है। तो इसमें हमारे पास अगर हम कोई भी एक फंक्शन ले लें, कोई भी एक पॉइंट ले लें t और y, अगर लेट सपोज करें टी वाई आपके पास कोई पॉइंट है जो कि इस डोमेन से बिलोंग कर रहा है, डोमेन से अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एक्साई बिटवीन टी एंड t0, टी और t0 के दरमियान एक एक्साई एग्जिस्ट करेगा, और एक आपके पास म्यू एग्जिस्ट करेगा बिटवीन, देयर एग्जिस्ट म्यू बिटवीन y एंड y0। ये कोई दो आपके पास पॉइंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन टी एंड t0 एंड y0 के दरमियान। तो हमारे पास ये जो फंक्शन f ऑफ टी वाई है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं पी एन ऑफ टी वाई, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ टी एंड वाई डिग्री n प्लस आर एन टी वाई। ये जो आपके पास पी एन ऑफ टी वाई है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और ये जो आपके पास r है, ये आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर टर्म है।
रिमाइंडर क्या कि जितनी nth डिग्री पोलिनोमियल में आपने टर्म्स लिख ली हैं, बाकी जो टर्म्स आपके पास बच गई हैं वो उसका रिमाइंडर बन जाएंगी। अच्छा, ये जो टेलर पोलिनोमियल है, इसको अगर हम 2 वेरिएबल्स में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से आती है, Pn of ty is equal to फंक्शन वैल्यू एट t0 y0, इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, प्लस सबसे पहले t माइनस t0 और पार्शियल f डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ t, और इसको हमने एवेल्युएट किस पे करना है, t0 y0 पे, ठीक। प्लस अब आपने यहाँ पर क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स में हैं तो नेक्स्ट में y माइनस y0 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल f डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ y एवेल्युएटेड एट t0 y0। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बनती है जो टेलर पोलिनोमियल में हम लिखते हैं। प्लस नेक्स्ट टर्म जो आपके पास आएगी वो आएगी, अब इसकी सेकंड ऑर्डर वाली टर्म t माइनस t0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय पार्शियल स्क्वायर f डिवाइडेड बाय पार्शियल t स्क्वायर t0 y0। प्लस अब यहाँ पर आपने कम्बिनेशन में लिखनी है t माइनस t0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y0 ये, और साथ आएगा पार्शियल स्क्वायर f डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ t मल्टीप्लाई बाय पार्शियल ऑफ f, पार्शियल ऑफ y, सॉरी, पार्शियल ऑफ y। फिर प्लस जो इसी में सेकंड ऑर्डर में जो टर्म आएगी, प्लस आपके पास आएगा y माइनस y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल पार्शियल स्क्वायर f डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ y का स्क्वायर t0 y0। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म कंसीडर होगी। प्लस अप टू सो ऑन, इसको अगर आप कंटिन्यू रखें और इसकी अगर आप nth टर्म लिखें, nth टर्म, तो वो आपके पास बनेगी 1/n फैक्टोरियल समीशन j इज इक्वल टू 0 टू n ऑफ j t माइनस t0 की पावर n माइनस 1 n माइनस j, सॉरी, n माइनस j मल्टीप्लाई बाय y माइनस y0 की पावर j पार्शियल एन एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ टी एन माइनस j मल्टीप्लाई बाय पार्शियल ऑफ yj। ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाती है और इसको हमने वैल्यूएट किया t0 y0। ये है बेसिकली आपके पास टेलर पोलिनोमियल की एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशनल या टू डायमेंशनल या आप कह लें कि वेरिएबल्स के दरमियान हम जो टेलर सीरीज है उसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। ये आपके पास nth टर्म आ जाती है। अब इसमें इस nth टर्म की जो आपके पास नेक्स्ट टर्म होगी, जो मतलब n टर्म आपने लिखी है ना, तो n टर्म से जो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी इसमें n+1, ठीक है, n+1 नेक्स्ट टर्म जो आपके पास आएगी, इससे n टर्म तक आपने लिखा है। इसकी जो नेक्स्ट टर्म अगर आप लिखें तो जहां जहां पर आपके पास n आ रहा है वहां पर n+1 रिप्लेस करते जाएं। ये आ जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय समीशन j इज इक्वल टू 0 टू n+1 j t माइनस t0 की पावर n+1 माइनस j y माइनस y0 की पावर j पार्शियल ऑफ n+1 f डिवाइडेड बाय पार्शियल t n+1 माइनस j एंड पार्शियल ऑफ yj, और ये वैल्यूएट हो रहे हैं t0 y0। इस n से जो नेक्स्ट टर्म आपके पास n+1 वाली टर्म है, ये इस फंक्शन का रिमाइंडर बन जाता है। इसको हम रिमाइंडर में कंसीडर करते हैं, रिमाइंडर में। तो एक जो फंक्शन f ऑफ टी वाई है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक हमारे पास
इसमें एक तो पोलिनोमियल डिग्री ऑफ n आ जाती है और दूसरी उसमें जो बचती है टर्म वो आपके पास टेलर्स पोलिनोमियल आ जाती है। ठीक, याद रखें ये आपके पास nth डिग्री पोलिनोमियल है, nth डिग्री टेलर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ये वाले nth डिग्री पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स के अंदर है और ये आपके पास इसका रिमाइंडर है। ये इसमें मैंने आपको यही सेकंड ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल यही बताना था कि सेकंड ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल टू वेरिएबल्स में हम कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट जो आपके पास है, सब नेक्स्ट जो मेथड आपके पास है वो रंजीकुत्ता मेथड ऑफ ऑर्डर 2 है। उसमें यही टेलर पोलिनोमियल हमने यूज़ की है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो कल मैंने आपको एक जगह बताई थी वो मैं आपको भी शो करवाता हूँ। ये देखिए जब हमने यहाँ पे हायर ऑर्डर टेलर्स मेथड लिए थे, इसमें ये टी एन ऑफ वाई, ये जो सारी टर्म है जिसको हमने टी एन ऑफ वाई कहा था इस लेक्चर के अंदर, ये वाली जो चीज़ है, ठीक, इसको हमने आगे फर्दर यूज़ करना है। तो इसमें देखिए जब हम सेकंड ऑर्डर आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, आर के मेथड्स ऑफ ऑर्डर टू के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जब हम आर के टू मेथड की बात करते हैं, इसमें जैसे हमारे पास फंक्शन है ना टी कॉमा वाई, इसको हम इसमें हम दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वन इज टी प्लस अल्फा 1 और y प्लस बीटा 1। इसके लिए हम टेलर पोलिनोमियल सेकेंड ऑर्डर की जो टेलर पोलिनोमियल है वो हम यूज़ करते हैं। मीन t2 t of y is equal to f of ty plus h by 2 f prime of ty, ये हम इसमें यूज़ करते हैं। तो जो सेकेंड ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल है इसमें हमने बेसिकली ये जो आर के टू मैथड है इसमें अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की वैल्यू डिटरमिन करनी होती है, लेकिन इसमें हम अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की वैल्यूज़ को डिटरमिन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे इसका पार्ट नहीं है। इसकी सिंपल सी आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लोग अपने पास नोट कर लें, समझे कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेकंड ऑर्डर जो आपके पास टेलर्स मेथड है उसमें आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके पास इसमें मिड पॉइंट मेथड होता है, ये सेकंड ऑर्डर मेथड में आता है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट बेसिकली आपके पास क्या है, इसका ट्रंकेशन इसका फार्मूला W0 इज इक्वल टू अल्फा, और इसमें आप WI प्लस 1 इज इक्वल टू WI प्लस H F ऑफ T I प्लस H by 2 कॉमा WI प्लस H by 2 F ऑफ TI WI कंसीडर करते हैं। ये आपके पास जो मेथड की स्कीम है जिसमें I वेरीज फ्रॉम 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1, ये जो आपके पास मेथड है दिस मेथड इज कॉल्ड मिड पॉइंट मेथड। इस मिड पॉइंट मेथड में याद रखें कि हमारे पास ये जो फंक्शन f ऑफ टी वाई है इसमें अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, अल्फा 1 इज h by 2 एंड बीटा 1 इसमें आपके पास इक्वल है, अगर ये सारे फंक्शन को देखें तो h by 2 f ऑफ टी आई डब्ल्यू आई की इक्वल, मीन ये जो f ऑफ टी प्लस अल्फा 1 है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक, तो ये आपके पास क्या रहता है मिड पॉइंट मेथड। इसी से मिलता जुलता आपके पास जो अनदर मेथड है जिसको आप मॉडिफाइड आयलर्स मेथड कहेंगे, वो आपके पास ये है मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। मॉडिफाइड आयलर्स मेथड नंबर सेकंड, ये दोनों सेकंड ऑर्डर में आते हैं इसलिए इनको हमने रंजीकुत्ता मेथड्स ऑफ ऑर्डर 2 कहा है। मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, उस केस में आपके पास फर्स्ट चीज़ वही है W0 इज इक्वल टू अल्फा, लेकिन आप नेक्स्ट इटरेशन जब WI प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू WI प्लस 1
is equal to wi plus h by 2 f of ti wi plus f of ti plus 1 comma wi ti plus 1 comma wi plus h f of ti wi। ये हमारे पास बन जाता है फार्मूला मॉडिफाइड आइलर्स मेथड का। देखिए जो आइलर्स मेथड था वो जस्ट आपके पास सिंपल wi plus 1 इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय f of ti wi था, लेकिन इस केस में एक तो हाफ से डिवाइड हो रहा है और मॉडिफाइड आइलर मेथड के केस में, और दूसरी बात ये कि इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म भी उसमें इंक्लूड हो जाती है, ये जो लास्ट एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड हो जाती है f of ti plus 1 wi plus h f of ti wi। ये लास्ट टर्म आपके पास इसमें जो ओरिजिनल टेलर्स मेथड है उसमें ये चीज़ आपके पास ऐड हो जाती है मॉडिफाइड के केस में। इसमें आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने आइलर्स मेथड फाइंड किया था, तो आइलर्स मेथड आपके पास जस्ट सिंपल आपके पास ये बनती है सिर्फ। तो इसको आप और करें wi plus h, तो इसमें जस्ट क्या हो जाता है h की जगह पे हाफ h हो जाता है, और f of ti wi ये यहाँ तक अगर हम कंसीडर कर लें, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय कंसीडर कर लें तो ये आइलर्स मेथड बन जाता है, लेकिन अगर हम फुल कंसीडर करें तो ये हमारे पास मॉडिफाइड आइलर्स मेथड बन जाता है, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, ठीक। और इसमें i वेरी कर रहा है आपके पास 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1 तक इसको हम एक्सपेंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन क्लियर कर लें अपना। सर इसमें W क्या चीज़ है सर? W आपके पास वही है जो ऊपर आपने सबसे पहले ज्यूम किया था, wi इज इक्वल टू y ऑफ ti। इसमें wi थ्रू आउट वही चल रहा है जो आपने ऊपर पहले टेलर्स मेथड में जो ज्यूम किया था वही है, ठीक। इसमें अगर हम इसका दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, देखिए मॉडिफाइड आइलर्स मेथड का ये, बल्कि आप लोगों ने कंपैरिजन करना भी है इसका मिड पॉइंट का और इसका, इन सब का वो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा तो फिर उसमें आप लोग करेंगे, लास्ट असाइनमेंट आप लोगों की रहती है। अच्छा देखिए अगर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आइलर्स मेथड लिखूँ, आइलर्स मेथड starting from w0 is equal to alpha, wi plus 1 is equal to wi plus h multiplied by f of ti wi, ये आता है। अगर मैं यहाँ पे i को 0 रखूँ तो ये मेरे पास w1 is equal to w0 plus h f of t0 w0, ये टर्म आती है जब मैं अगर सिंपल आइलर्स मेथड ले लूँ। लेकिन अगर मैं इसको मॉडिफाइड आइलर्स मेथड लूँ, मॉडिफाइड आइलर मेथड, तो उस केस में फर्स्ट इटरेशन तो सेम है, w0 इज इक्वल टू अल्फा, w0 इज इक्वल टू अल्फा, लेकिन जो इसकी सेकेंड टर्म होगी जब i इज इक्वल टू 0 के लिए टर्म लिखेंगे तो w1 इज इक्वल टू w0 प्लस h बाई 2 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ t0 w0 प्लस, इसमें ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगी प्लस f ऑफ i को 0 पुट करो तो ये आपके पास t1, i को 0 पुट करो w0 प्लस h मल्टीप्लाई बाय f मल्टीप्लाइड बाय w0 प्लस h, w0 प्लस h और f ऑफ t0 w0। तो ये हमारे पास इसमें मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें देखें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गई है यहाँ पर w1 को, w1 क्या है, w1 आपके पास एक्चुअली इक्वल है y की वैल्यू एट t1। तो जब y की वैल्यू एट t1 पे हमने फाइंड करनी है तो हमने प्रीवियस इंफॉर्मेशन w0 और t0 वाली इंफॉर्मेशन यूज की है। लेकिन मॉडिफाइड आइलर्स मेथड के केस में w0 इज इक्वल टू अल्फा सेम, फर्स्ट स्टेप इज सेम, but from the second step w
W1 आपके पास इक्वल टू W0 प्लस H बाई 2 F ऑफ T0 W0 प्लस F ऑफ T1 W0 प्लस H F ऑफ T0 W0। तो ये देखो ये एक्स्ट्रा टर्म इसमें अपीयर हो जाते हैं, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो आइलर्स मेथड से लिटिल बिट डिफरेंट आता है। कितना डिफरेंट आता है ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के ऊपर, कि आपने कितने डेसिमल पॉइंट तक उस प्रॉब्लम को कंसीडर किया है। इसी तरह आपके पास ये जो ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर के मेथड है, ठीक है। ये सारे मेथड जो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड है, आइलर्स मेथड है, ये इनका ऑर्डर कह लें, जो इसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो आइलर्स मेथड है वो ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। मॉडिफाइड आइलर मेथड भी ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है। जो मिड पॉइंट मेथड है वो भी ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है। ये सेकंड ऑर्डर मेथड है, सेकंड ऑर्डर। लेकिन आपके पास एक और तरह का मेथड है जिसको हम हायर ऑर्डर आर के 3 मेथड, आर के मेथड जिसको कहते हैं हायर ऑर्डर, ठीक है, हायर ऑर्डर के मेथड। इस केस में याद रखें, अगर आप इसकी डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हो तो आपने 3 मीन जो पोलिनोमियल टी ऑफ 3 है, जो टेलर पोलिनोमियल आपने लिखी हुई है ना टी की फॉर्म में, ये जो इस एग्जांपल में लिखी हुई है टी, इस पेज पे लिखी हुई है वाली टी एन ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, ये वाली, इसको यूज़ करना है। तो ये आपके पास टी एन ऑफ 3 टी ऑफ वाई, हमने ये पोलिनोमियल बनानी है, ठीक। और ये जो हायर ऑर्डर मेथड्स है इसमें हम पढ़ेंगे ह्यून्स मेथड, ह्यून्स मेथड। तो ह्यून्स मेथड के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये ऑर्डर ऑफ H3 का थर्ड ऑर्डर का मेथड है आपके पास, ठीक है, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 3। इसलिए इसमें आपको 4 कॉन्स्टेंट्स डिटरमिन करने पड़ते हैं, जिसमें एक अल्फ़ा 1 है, फिर एक आपके पास डेल्टा 1 है, फिर आपके पास इसमें अल्फ़ा 1, फिर आपके पास अल्फ़ा 2 है, और फिर इसमें और क्या है इसमें, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 फॉर ईच फंक्शंस। तो ये आपके पास सिंपली बन जाता है। तो ह्यून्स मेथड बेसिकली क्या होता है, याद रखिए ह्यून्स मेथड ऑर्डर ऑफ H3 की कन्वर्जेंस रखता है, और ह्यून्स मेथड की जो फार्मूलेशन है वो आपके पास इस तरह से है, W0 इज इक्वल टू अल्फा फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। अब इसकी जो डिफरेंस इक्वेशन बनती है वो बनती है WI प्लस 1 इज इक्वल टू WI प्लस H ओवर 4, और फिर इसमें F ऑफ TI WI, ये हम यूज़ करते हैं फंक्शन की वैल्यू है TI WI पे यूज़ करते हैं, प्लस 3 टाइम्स F ऑफ TI प्लस 2H/3, और कॉमा इसमें W1 प्लस 2H डिवाइडेड बाय 3, और कॉमा WI WI प्लस H/2, एक मिनट, इसमें मैंने कुछ TI प्लस 2H/3 एंड देन WI प्लस 2H/3 मल्टीप्लाइड बाय F ऑफ, जी, मल्टीप्लाई बाय F ऑफ TI प्लस H/3, कॉमा WI प्लस H/3 F ऑफ TI WI। ये हमारे पास बन जाता है ह्यून्स मेथड। ह्यून्स मेथड याद रखें कि ऑर्डर 3 की कन्वर्जेंस रखता है ह्यून्स मेथड, और इसमें आप आई थिंक इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है ह्यून्स मेथड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ह्यून्स मेथड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यून्स मेथड में सर ये इस स्टार्ट में H डिवाइड बाय 2 है हाँ? WI इस फॉर्मूले में
इस फार्मूले में क्या है? ये WI के साथ साथ में क्या है? H डिवाइड बाई 2 या 4? WI प्लस 2H/3 है ना, ये वाला WI प्लस 2H/3 F(TI प्लस H/3 कॉमा WI प्लस H/3 चलो स्टार्ट में F(TI), सर आप ऊपर से दिखाई नहीं देते। ये वाला तो स्टार्ट में सर WI प्लस 1 इज इक्वल टू WI प्लस H डिवाइड बाई क्या है स्टार्ट में? स्टार्ट में यहाँ पे ये वाले फार्मूले के स्टार्ट ब्रैकेट से पहले सर W0 इज इक्वल टू अल्फा, इनिशियल कंडीशन है ना ये, W0 इज इक्वल टू अल्फा। सर इससे पहले H डिवाइड बाई क्या है आपने कुछ लिखा थी दिखाई नहीं H डिवाइडेड बाय 4 है सर इस यस सर इस क्या कह रहा है WI, ये H डिवाइडेड बाय 4 है, ये W0 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक, तो ये आपके पास बनता है ह्यून्स मेथड, और ह्यून्स मेथड बेसिकली आपके पास ऑर्डर ऑफ H3 का होता है। ठीक, ऑर्डर ऑफ H3 का, और इसमें याद रखना है कि इस डिफरेंस इक्वेशन के लिए आप जो I यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1 तक डिफाइन होगा। ठीक, तो ये आपके पास ह्यून्स मेथड होता है, और फाइनली आपके पास इसमें RK4 मेथड है, RK4 मेथड जिसको हम फोर्थ ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। RK4 मेथड की स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले W0 इज इक्वल टू अल्फा, ये आपको मिल जाएगा इनिशियल कंडीशन से, जो आपको गिवन इनिशियल कंडीशन है। इसमें K1 अगर आप फाइंड करें तो वो आएगा HF ऑफ TI ठीक, अगर आप K1 इसमें फाइंड करें, जबकि K2 आपके पास आ जाता है H मल्टीप्लाई बाय F ऑफ TI प्लस H/2 कॉमा WI प्लस 1/2 K1। यहाँ पर जो आपने K1 फाइंड किया है उसको यहाँ पे आपने पुट कर दिया K1। नेक्स्ट में K3 इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय F TI प्लस H/2 कॉमा WI प्लस हाफ ऑफ K2 आपने यूज किया। फिर आपने इसमें K4 फाइंड करना है, तो K4 आपके पास H मल्टीप्लाई बाय F TI प्लस 1 कॉमा WI प्लस K3। ये हमने ह्यूम्स RK4 मेथड में हमने पहले W0 इक्वल टू अल्फा, वो इनिशियल कंडीशन से मिल जाएगा, फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा K1 K2 K3 K4, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, और फाइनली जब हम इसकी डिफरेंस इक्वेशन लिखेंगे तो डिफरेंस इक्वेशन आपके पास बेसिकली ये आएगी, WI प्लस 1 is equal to WI plus 1/6 K1 plus K2 K1 plus 2 K2 plus 2 K3 और प्लस K4। ये हमारे पास आ जाती है इसकी डिफरेंस इक्वेशन फॉर ईच I is equal to 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। ये हमारे पास जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड रंजीकुता मेथड ऑफ ऑर्डर 4, रंजीकुता मेथड ऑफ ऑर्डर 4। ये समझ आ गई? हाँ, यस सर। अच्छा, इसमें आपके पास इसका कंप्यूटेशनल कंपैरिजन है जो कि आपको गिवन है पेज नंबर 308 पे, और उसमें आप देख सकते हैं रंजीकुता मेथड के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं वो लिए गए हैं। जैसे इसमें टेबल 5.9 आपको गिवन है, इसमें सबसे पहले एवोल्यूशन पर स्टेप,
आप एक क्वेश्चन है आप लोगों से, देखिए वो हम कहते हैं ना सेकंड ऑर्डर मेथड, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर मेथड, ये बेसिकली आपके पास हैं क्या? थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो मेथड्स हैं ये बेसिकली आपके पास हैं क्या? देखिए हम इसको सेकंड ऑर्डर क्यों कंसीडर करते हैं? देखें, लेट सपोज करें कि ये आपके पास एक टी एक्सिस है। अगर टी एक्सिस पे ये पॉइंट टी आई है तो इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला तो बता सकते हैं इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा? जी नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें क्या होगा? सर TI प्लस H। टी आई प्लस वन। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ आई अगर आप लिखें, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी सॉरी, इसमें देखिए हम दोबारा से, ये आपके पास एक पॉइंट है टी आई, इससे नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली आपके पास होगा टी आई प्लस वन। ठीक, ये जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ये एक इनिशियल पॉइंट टी आई हो और यहाँ पर हमारे पास एक टी एफ इसका फाइनल पॉइंट हो, अगर हमें कहा जाए कि इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करें तो वो डिफरेंस को बेसिकली हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, इस तरह से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो डेल्टा टी है न्यूमेरिकल सिमुलेशन में इसको टाइम स्टेप कहते हैं। टाइम स्टेप, टाइम स्टेप का मतलब है आई पॉइंट से चल के आई प्लस वन पॉइंट तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है, ये टाइम स्टेप आपके पास होता है। अब इसमें देखें, ये आप इसको कंसीडर करें कि ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी मीन फाइनल आपकी कंडीशन है। ठीक, आपको मूव करना है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। इस दौरान में जितना आपने टाइम स्पेंड किया उसको डेल्टा टी से टाइम स्टेप से रिप्रेजेंट करें। जब हम सेकंड ऑर्डर मेथड की बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर मेथड का मतलब ये होता है कि आप अपना ये जो टाइम स्टेप है डेल्टा टी है, इसको आप बेसिकली हाफ तक कंसीडर करते हैं। आप पहले वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की इन बिटवीन दीज टू, ये पहले स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड करते हैं वैल्यू बिटवीन दिस एंड दिस स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे आप इस पॉइंट से स्टार्ट करके पहले इस पॉइंट तक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, इसको आप स्मॉल डेल्टा टी वन भी कह सकते हैं। फिर आप इस स्टेप से
नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको आप डेल्टा T2 कहते हैं। तो टोटल जो आपके पास डेल्टा T है वो बनता है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ये टोटल डेल्टा बनता है। ठीक, ये आपके पास देखो, इसी वजह से ये जो सेकंड ऑर्डर मेथड है, ये तो मॉडिफाइड और मिड पॉइंट जो मेथड है, इसमें आप देखो ये ऑयलर्स मेथड है, ये आपके पास मॉडिफाइड मेथड है। यहाँ पर आप अगर देखो तो आपने अपने टाइम स्टेप को हाफ कर दिया, h/2 ले लिया है h, जबकि यहाँ पर सिंपली h था, h/2 हाफ, मतलब आपने कंप्लीट टाइम स्टेप ti से ti+1 तक पहुंचने में जस्ट आपने h नहीं लिया, बल्कि जो आपने h फाइंड किया है उस h को फर्दर हाफ कर लिया है, आधा कर दिया। इसी वजह से ये आपके पास जो मेथड है ये बेसिकली आपके पास सेकंड ऑर्डर मेथड है। मतलब आप ti से ti+1 तक पहुंचने में डेल्टा t का जो टाइम लेते हैं आप उसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये इस वजह से हम इसको सेकंड ऑर्डर मेथड कहते हैं। लेकिन जब हम थर्ड ऑर्डर मेथड की बात करते हैं, थर्ड ऑर्डर की, तो उस केस में देखें आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ti से लेके यहाँ पर ti+1 तक पहुँचना है और आपको ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में आपको टोटल टाइम डेल्टा t लगता है। थर्ड ऑर्डर में क्या करते हैं कि आप ti से मूव करके पहले इस पॉइंट पे आते हैं, ए पॉइंट पे लेट सपोज करें, फिर ए पॉइंट से मूव करके आप बी पॉइंट पे आते हैं और फिर बी पॉइंट से मूव करके आप अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हैं। अब आपने ti से ti+1 तक पहुंचने में आपने 3 डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। मीन पहले इन दोनों के दरमियान डेल्टा T1 है, मतलब ti से मूव करके आप ए पे पहुंचे, डेल्टा T1, ए से बी तक पहुंचे, आपने डेल्टा T2 यूज़ किया, फिर बी से ti+1 तक पहुंचे, डेल्टा T3 इस्तेमाल किया। तो अब इस केस में डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 आपके पास आ जाता है। मतलब आपने जो ओरिजिनल टाइम स्टेप था उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास टाइम स्टेप और छोटा हो गया। तो जो ही टाइम स्टेप आपके पास छोटा होगा उतना ही एरर आपके पास रिड्यूस होता जाएगा। इस वजह से ये थर्ड ऑर्डर मेथड है। सिमिलरली अगर आप फोर्थ ऑर्डर मेथड की बात करें तो फोर्थ ऑर्डर मेथड के केस में भी यही होता है कि उस केस में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं और आपको पहुँचना है ti+1 पे। आप पहले स्टेप में ti से a तक जाते हैं, फिर a से आप b तक जाते हैं। ठीक है, ये a आ गया, ये b से आप c पे जाते हैं और c से आप फाइनली डी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो उसका फाइनल पॉइंट होता है। ईच स्टेप के दरमियान आपके पास डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 और डेल्टा T4 होते हैं। मतलब आपके पास जो टोटल टाइम स्टेप था डेल्टा T, उसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया। तो हर स्टेप के अंदर आप अलग अलग वैल्यूज फाइंड करते हैं और एंड पे उनको सम अप कर लेते हैं। तो आपके पास इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक की ti टाइम मार्चिंग में जो टाइम मार्चिंग जो है वो आपके पास आ जाती है। ये कुछ क्लियर हुआ कि हम इसको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर क्यों कहते हैं। सेकंड ऑर्डर का मतलब है अपने टाइम स्टेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ti से ti+1 पहुंचने में पहले आप ti से a पे जाओ, a से फिर आप नेक्स्ट फाइनल पोजीशन पे पहुंचो। इसको अगर आप लेट सपोज करें a कह दें। फिर थर्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर में हम अपने टाइम स्टेप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स में पहले हम ti से a तक जाते हैं, उसमें डेल्टा T1 का टाइम स्टेप यूज़ किया। a से b में जाते हैं, उसमें हमने डेल्टा T2 का टाइम स्टेप यूज़ किया। फिर b से फाइनल पॉइंट ti+1 पे जाते हैं तो डेल्टा T3 का टाइम हम यूज़ करते हैं। तो ये इसमें RK3 या RK4 मेथड में बेसिकली ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है। और इसमें एक चीज़ आप लोग और देख लें कि ये जो स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज, ये बेसिकली आपके पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एरर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एरर के अंदर। इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है
इसमें देखें कि आपने जो ऑर्डर 2 का मेथड पढ़ा है, ऑर्डर 2 का, इसकी लोकल ट्रंकेशन एरर ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है। जो आपने ऑर्डर 3 का मेथड पढ़ा उसमें लोकल ट्रंकेशन एरर आपके पास एच क्यूब है, ठीक है, एच क्यूब। और जो आपने लोकल ट्रंकेशन एरर पढ़ा, जैसे ऑर्डर आपके पास 4 है, उसमें उस केस में आपके पास आता है ऑर्डर H4, ठीक है, ऑर्डर H4, ठीक। अच्छा, इस केस में अगर आपके पास ये हम कर लें, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल मतलब शॉर्टकट में। क्वेश्चन है सर। जी जी सर ये आपने सर जो टाइम स्टैम्प की सर जो डिवीजन की है, और आपने ये T/3 वाला जो फिर हमने किया था, जो 3 हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया था सर, ये जी आपने क्या ये RK4 मेथड के अंदर यूज होता है सर? जी, ये मेथड, ये जो मैंने आपको टाइम स्टेप की डिवीजन बताई है, ये बेसिकली RK3 मेथड के अंदर यूज होती है। सर और ह्यूज मेथड में भी फिर यही यूज होता है? किसमें सर जो ह्यूज मेथड सर हमने पढ़ा था अभी से पहले RK4 ह्यूज से। मेथड? ऑब्वियसली ह्यूज मेथड ये ऑर्डर 3 का मेथड है ना, ये ह्यूज मेथड की है। ठीक सर, राइट सर। ये ऑर्डर, ये RK2 मेथड है, ठीक है। ये आपके पास ह्यूज मेथड को RK3 भी कहते हैं, और ये आपके पास RK4 मेथड है, राइट सर, राइट सर। ठीक। इसमें स्टेप साइज को छोटा करते जाते हैं, जितना स्टेप साइज छोटा होता जाता है उतनी एरर कम होती जाती है। अब इसकी मैं आपको भी एक एग्जांपल, अभी एक आपको उसकी बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास ये, हमने क्योंकि हमने अब ये 3 ऑर्डर पढ़े हैं तो हम इसी का कंपैरिजन कर लेते हैं। आप देखो ये सारी टर्म्स आपके पास किस में अपीयर होती हैं, ये लोकल ट्रंकेशन एरर में आती है ना, ऑर्डर एच स्क्वायर, ऑर्डर एच क्यूब, ऑर्डर H4, लोकल ट्रंकेशन एरर में। ये आप लोगों ने टर्म्स देखी हैं जो लोकल ट्रंकेशन एरर आती है आपके पास। अब अगर सपोज करो आप ऑर्डर ये 2, 3, 4 अप्लाई कर रहे हो, इसमें आप 0.1 ले लो स्टेप साइज। अगर आप यहाँ पे 0.1 का स्केयर करो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.01, राइट। अगर आप 0.1 का क्यूब लो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.001। अगर आप 0.1 की पावर 4 ले लो तो ये आपके पास 0.001 आ जाएगा, हाँ 0.001। ये मैंने सही किया, मैंने तीनों मेथड में स्टेप साइज फिक्स ले लिया, h इज इक्वल टू 0.1, तीनों स्टेप साइज तीनों मेथड्स में। ऑर्डर 2 में ये RK2 का मेथड है, ये आपके पास RK3 का मेथड है, और ये आपके पास RK4 मेथड है। तो RK2 में अगर हम स्टेप साइज 0.1 इस्तेमाल करें तो एरर आपके पास 0.01 टाइम्स जो टर्म्स है उससे होगी, जो 7 टर्म उसकी लोकल ट्रंकेशन एरर आता है यार, आप लोगों को शायद वो ऐसे, ये हमने ऑयलर्स मेथड में ये लोकल ट्रंकेशन एरर बना था ना, ये टर्म ऐसा ही है ना, यस सर। लोकल ट्रंकेशन एरर ये बना था y डबल प्राइम ऑफ xi i, ठीक। तो इसमें देखो ना इसी वजह से हमने इसको ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर कहा था, ठीक। अब इसमें ये सेकंड ऑर्डर मेथड है, इसमें y डबल प्राइम ऑफ xi। अब जो नेक्स्ट में जब आप थर्ड ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे उसमें ऑर्डर ऑफ H3 आ जाता है, तो 0.1, 0.001, 0.0001। इसका मतलब है जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे वैसे ही एरर उसका कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, जैसा कि आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं। जी, इसमें कुछ आपको कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है, ये आपकी जो जो ये मैटलैब से रिलेटेड इसकी असाइनमेंट है, ये काइंडली आपकी फाइनल असाइनमेंट है क्योंकि एक ही असाइनमेंट आप लोगों की रह गई है। आप लोगों ने प्रॉब्लम सिर्फ एक लेना है, ठीक है, और आपने इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आपने एक मैटलैब का कोड लिखना है, मैटलैब कोड, जिसमें आपने
ऑयलर्स मेथड। सर सबसे असाइनमेंट पहले तो ऑलरेडी 4 पूरी नहीं हो गए? 4 नहीं हुए, 3 हुए हैं, 3 हुई है ना। एक पहली थी बाइसेक्शन वाली, दूसरी लग्रांज इंटरपोलेशन, तीसरी लग्रांज और क्यूबिक स्प्लाइन का कंपैरिजन, ऐसी थी ना। यस सर। यस सर। देखिए ये मैं आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाली टर्म्स नहीं दे रहा हूँ जी, आप लोग इसको इजीली कर लेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल बातें की हैं उसको ज़रा कंप्यूटेशनल लेवल पे देखने की बात है। आप लोगों को सिर्फ एक मैटलैब की फाइल बनानी पड़ेगी ऑयलर्स मेथड वाली, ठीक है। प्रॉब्लम सेम रहेगा, सिर्फ उसमें आप कुछ वैल्यूज़ वेरी करेंगे और आप उसको एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे आपके पास वेरी होते हैं। आपने मैटलैब कोड लिखना है ऑयलर्स मेथड का, ठीक है। फिर इसके साथ जब आप ऑयलर्स मेथड का कोड लिख लेंगे, प्रॉब्लम सारे मेथड्स में सेम रहेगा। इसमें आपने क्या करना है कि आपने फिर उसके बाद मिड पॉइंट मेथड जो था उसका कोड लिखना है, साथ ही इसके साथ अटैच करके वो आप, मेरा ख्याल है मैटलैब में सारे ही एक्सपर्ट हैं आप लोग, तो इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। नंबर 3 में आपने मॉडिफाइड आयलर्स मेथड करना है, मॉडिफाइड आयलर मेथड। ये जो मेथड है इसके लिए आप लोगों ने एक टेबल जनरेट करना है जो कि आपकी बुक में पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, उसमें मॉडिफाइड आयलर्स मेथड वाला पेज कहाँ पे है। हाँ जी, आपने टेबल जनरेट करना है 5.6, टेबल 5.6। इसमें टेबल में मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इसमें आपने कैलकुलेट क्या क्या करना है। इस टेबल 5.6 में उसने आयलर्स मेथड तो नहीं अप्लाई किया हुआ, ठीक है, उसने मिड पॉइंट मेथड और मॉडिफाइड का दिया हुआ, लेकिन आप उसको आयलर्स मेथड को भी आप इंक्लूड कर दें। उसमें सबसे पहले आप सर ये आप असाइनमेंट दे रहे हैं? जी जी, इसमें सर स्टेप इस साइज आपने टाइम पे असाइनमेंट, हमारे अगले वीक से पेपर्स हैं, अभी हम असाइनमेंट करेंगे या तैयारी करेंगे सर? बेटा ये लास्ट असाइनमेंट है, आप लोग कर लें। मैटलैब की कोडिंग का कौन सा मुश्किल है सर? लेकिन हमारी ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 असाइनमेंट ड्यू हैं, आईएम की 2 असाइनमेंट ड्यू हैं, एंड वी ओनली हैव दिस 1 वीक लेफ्ट। उसके बाद ये फाइनल पेपर है और अभी तक हमने पढ़ना भी नहीं शुरू किया सर। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप सारा नजला न्यूमेरिकल मेथड पे ना गिराएं ना। न्यूमेरिकल मेथड का भी तो कुछ कर ले। मैंने आप लोगों को इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स तो नहीं दी हैं टाइमली, जितनी असाइनमेंट्स आप लोगों की असेसमेंट के मुताबिक हैं वही तो, वो तो करनी पड़ेंगी ना आपको। नहीं नहीं सर, आपसे हमें बिल्कुल शिकायत नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड बहुत अच्छा रहा है, बस वैसे ही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है। यार मैं पता क्या, ये आप लोग मुझे ये जो असाइनमेंट है ना, ये जो असाइनमेंट है ये मैं आप इसको मुझे आप लोग थोड़ी सी फेवर कर दें कि आप मतलब मुझे कुछ इसकी कुछ ना थोड़ा सा पार्ट आप लोग जमा करवा दें। बाकी अगर कोई पार्ट रह जाता है वो फिर आप बाद में भी आप किसी वक्त आप अगर आपका मूड करे तो आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे हम हाथ से तो जो कर सकते हैं सर, आइलर मेथड का कोई क्वेश्चन देते सर, वो कर लेते हैं। ये आइलर्स मेथड का देखो, मैंने ये आप लोगों को देखो, ये इसका मैटलैब का कोड सिर्फ लिखने के लिए क्या, मैटलैब का कोड लिखना इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट 2 स्टेप्स का कोड है ये, आपके पास 3 या 4 लाइंस का कोड है सिर्फ ये। एक्सक्यूज मी सर जी सर कोई इस तरह की असाइनमेंट दे दे जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, छोटी सी कोई असाइनमेंट हो, बिकॉज सर बिल्कुल टाइम नहीं है, और साथ बीच में उसके पेपर की तैयारी भी हो जाए। लाइक कोई इस तरह का बेसिक दे दें कि उसमें हमारे पेपर की तैयारी भी साथ हो जाए। देखिए ये इससे ज़्यादा छोटी नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप बाय हैंड इसकी कैलकुलेशंस करके दें, मुझे बाय हैंड कैलकुलेशंस नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ आप लोगों को कहा कि आप मैटलैब का कोड लिखें, उसके अंदर जस्ट आप टेबल्स बना दें। टेबल्स भी आप नहीं चाहें सर, हमारा मतलब ये है कि कोई इस तरह का हो जाए ना कि हम फिर साथ पेपर की तैयारी भी कर लें, मतलब ये फिर हमें आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ मैटलैब का कोड अलग से लिखना पड़ेगा। अब हमें इस तरह की कोई असाइनमेंट दे दे जिसमें हम साथ साथ तैयारी भी कर लें और साथ असाइनमेंट भी हो जाए हमारी। जी सर, अगर ऐसा कुछ हो सके तो बहुत खुश होंगे हम सर। बेस्ट हो जाएगा। चलिए उसके लिए फिर आप लोगों को कुछ उसका कुछ देखता हूँ मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम बनाता हूँ, वो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग मैटलैब की इसकी कोडिंग नहीं करना चाहते हैं बाहर, ठीक है।
उसमें सर मसला कोई नहीं है, लेकिन एक्चुअली अभी टाइम नहीं है और हमारे और भी असाइनमेंट्स ड्यू हैं और प्लस पेपर्स बिल्कुल सर पे हैं और हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये मैं सर आपको बात ये है कि देखिए अगर असाइनमेंट करनी है तो फिर हम ऐसे कर लेना कि साथ साथ हमारे पेपर की भी तैयारी हो जाए। इससे आपको नहीं लगता कि इस असाइनमेंट से आपके पेपर की तैयारी होगी? सर देखिए ये मैटलैब पे है ना, मैट पेपर तो हमने बाय हैंड शीट पे करना है, वो उस तरह से मैं कह रही हूँ, मतलब वो जिस तरह का पेपर आपने क्वेश्चंस में देना है उस तरह की असाइनमेंट इस तरह का कुछ हो जाए। अच्छा चलें, मैं सोचता हूँ इस बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर प्लीज सर एक और रिक्वेस्ट। आप भी बता दीजिएगा। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को जी बताएं। सर मैं एक और रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ ना सर, वो पिछली असाइनमेंटें हैं उनमें से थोड़ी सी मैंने जमा नहीं कराई, वो थोड़ा इश्यूज हैं पर्सनल, तो अगर आप वो भी अगर सबमिट करा दें उसके साथ। देखिए मैंने तो मैं जी आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आज सर आपको रिकॉर्ड 1 और 2 बना दूंगा, जिन जिनकी मिसिंग है मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन जिनकी मिसिंग है काइंडली वो अपलोड कर दें। इवन अब लेट हो चुकी थैंक है यू सो मच लेकिन सर। वो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर दें। अगर किसी का क्विज रह गया है, किसी ने क्विज नहीं दे सका, तो वो भी अपना क्विज जो है वो बता दे, फिर उसको एक सेपरेट क्विज उसके लिए भी अरेंज किया जा सकता है। लेकिन अपनी असाइनमेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो वो काइंडली अपलोड कर दें, उससे मुझे कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। इनकी असाइनमेंट्स रहेगी। अच्छा इसमें देखिए अच्छा ये ना आप लोग इसको चलें इसके बारे में फिर इसको रहने दे। बहरहाल आप अगर कभी इन फ्यूचर आपको टाइम मिले तो आप इसमें इसकी थोड़ी सी अपने पास आप लोग कोडिंग करके रख लीजिएगा, जिसमें आप एनालिसिस अगर करना चाहें तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि आप एच की डिफरेंट वैल्यूज़ कंसीडर करें। जैसे फॉर एग्जांपल बुक के अंदर एक ही प्रॉब्लम को उसने यूज़ किया है सबको डिफाइन करने के लिए। जैसे अगर उसने यहाँ पे एक प्रॉब्लम यूज़ किया है y prime is equal to y minus t square plus 1, ये उसने प्रॉब्लम यूज़ किया और उसमें t को वेरी किया बिटवीन 0 से 2 के दरमियान, ठीक है। और इसमें इनिशियल कंडीशन y at 0 is equal to 0.5 आपको गिवन है। तो इसमें ये जो सारा फंक्शन है ये आपके पास f of t y के इक्वल है, y minus t square plus 1, और ये आपने 0 से 2 के दरमियान है, ठीक। टी जो आपके पास डिफरेंट हो रहा है इसमें। अब ये जो 0 से 2 के दरमियान है इसमें आप h को वेरी करके देखें, ठीक है। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू, h को वेरी करके कैसे देखें कि आप h को सबसे पहले आप अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें कि 0.5 ले लें, तो 0.5 लेंगे तो आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स बन जाएंगे, 0, 0.5, 1, 1.5 और 2, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे अगर आप h को इस तरह से कंसीडर करें। इस पे आप अगर ऑयलर्स मेथड लगाएं या इवन अगर आप मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड लगाएं, एक तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये करते हैं, फिर अगर आप अपना स्टेप साइज चेंज करें, h को आप 0.25 ले लें, हाफ ऑफ दिस वन, तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स 0, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 और सॉरी इसमें 0.5 ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 0.75 और फिर आपके पास ये 1.0, 1.25, 1.5 और ये 1.75 और फाइनल पॉइंट आपके पास यहाँ पे 2.0 आ जाएगा। इसमें h आपने 0.25 लिया, जब h आपने 0.25 लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास पॉइंट्स बन गए। इसमें 5 पॉइंट्स थे, इसमें 10 पॉइंट्स हो गए, मीन डबल हो गए आपके पॉइंट्स। यहाँ से सपोज करें कि आपने आइलर्स मेथड अप्लाई किया, आपके पास E1 एरर आया, यहाँ से आप आइलर्स मेथड अप्लाई करें, लेट सपोज करें आपके पास E2 एरर आया, ठीक। तो ये श्योर शॉट है कि E2 इज ऑलवेज लेस देन E1 होगा, ठीक। स्टेप साइज ये रोल प्ले करता है, और कितना होगा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो E2 है वो इक्वल टू हाफ ऑफ E1 हो।
हाफ ऑफ E1 कैसे कि आपने H को स्टेप साइज को हाफ किया तो आपकी एरर भी पॉसिबल है कि हाफ हो जाए, कम हो जाए। ठीक, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो H को अगर आप फर्दर स्मॉलर ले लें 0.125, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 20 हो जाएंगे, और यहाँ से E3 अगर आप फाइंड करें तो ये श्योर शॉट है कि E3 इज लेस देन E2 एंड E2 इज लेस देन E1 होगा। ये रोल ऑफ स्टेप साइज होता है इस सर बहुत लैग आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। जी क्या नहीं समझ आया इसमें? नहीं हम आवाज आ रही है, वो हमारी साइड पे इंटरनेट खराब है। स्क्रीन में काफी लैग आ रहा है। अच्छा चलें 1 मिनट ज़रा वेट करें, स्क्रीन स्टेबल हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सर ये हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके भी स्टेप साइज रिड्यूस नहीं कर सकते थे सर? डिफरेंट मेथड अप्लाई करके स्टेप साइज ऑब्वियसली देखें ना, मैं आप लोगों के साथ एक बुक का पेज शेयर करता हूँ, आप लोग इसको ज़रा देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो जो स्टेप साइज है ना, जब आप मेथड को अपने को इम्प्रूव करते हैं, मेथड तो अंडरस्टूड है ना कि आपके पास इम्प्रूव मेथड है, मीन RK2 जो है वो लेस एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू RK3, और RK3 आपके पास लेस एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू RK4। ये तो एक अंडरस्टूड सी शॉर्ट सी बात होती है। ठीक, मेथड जब आप इम्प्रूव करते हैं मीन न्यूमेरिकल सिमुलेशन में होता ये है कि अगर आपने एक सर्टन प्रॉब्लम को एक मेथड लगा के आपने सॉल्व किया, ठीक, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक मेथड उसके ऊपर लगाया और उसको सॉल्व किया, लेकिन एक अनदर पर्सन है जिसने सोचा कि मैं इस फॉर एग्जांपल आपने आइलर्स मेथड से उसको सॉल्व किया, लेकिन एक अनदर पर्सन है वो कहता है कि आपने जो स्टेप साइज लिया है, अगर इसी स्टेप साइज को यूज़ करके मैं मेथड अदर इस्तेमाल कर लूँ, जैसे मॉडिफाइड आइलर्स मेथड ले लूँ या मिड पॉइंट आइलर मेथड ले लूँ या RK3 या हिंज मेथड ले लूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसने एक्चुअली फोकस किया मेथड के ऊपर, उसने एक्यूरेट मेथड यूज़ किए। लेकिन अगर एक पर्सन मेथड की बजाय स्टेप साइज पे फोकस करे कि मैं स्टेप साइज रिड्यूस करता हूँ, उससे मुझे मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलता जाएगा, तो ये स्ट्रेटेजी कहलाती है कि स्टेप साइज को रिड्यूस करना। लेकिन यहाँ पे स्टेप साइज को रिड्यूस करने की आपको कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है। प्राइस कैसे पे करनी पड़ती है कि देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रॉब्लम आपने किया, इसमें आपने आई को वेरी किया 0 1 2 3 4 तक, 0 1 2 3 4 तक। ठीक, मतलब आपने कितने स्टेप्स, W0 वाला स्टेप तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है जो कि आपको इनिशियल कंडीशन से मिल जाता है। आपने W1 फाइंड किया, W2, W3 और W4, मतलब आपको टोटल 4 स्टेप्स परफॉर्म करना पड़े। लेकिन जब आपने स्टेप साइज अपना रिड्यूस कर दिया, मतलब आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए, ये तो आपको इनिशियल कंडीशन से मिल गया, बाकी जितने पॉइंट्स हैं W1 यहाँ पे फाइंड किया, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और W8, आपने इतने नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आ गए इससे। लेकिन उसमें क्या, आपको डबल एफर्ट करना पड़ा, आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, आपको डबल एफर्ट करना पड़ा, आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ गई। ठीक, तो जब आप स्टेप साइज जब आप मेथड इंप्रूव करते हैं तो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास अगर आप हायर ऑर्डर मेथड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल करना पड़ेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप स्टेप साइज रिड्यूस करते हैं तो सेम सिनेरियो आपके पास होता है, उसमें भी हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ज़्यादा कंप्यूटेशनल हमें एफर्ट जो है वो लगानी पड़ती है। अब इसमें आप लोग अगर एक एग्जांपल एक अगर आप एक टेबल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसमें ये मॉडिफाइड आइलर्स मेथड और इससे रिलेटेड है, ये टेबल्स मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ ताकि जी, ये देखें आपको बर्डन एंड फेरिस की बुक का पेज नंबर 287 नज़र आ रहा होगा। इसमें यहाँ पे ये टेबल 5.6 बनाया गया है। ठीक, इसमें स्टेप साइज 0.1 लिया गया है, H = 0.1।
और h को 0.1 कैलकुलेट करके ये YTI आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। और ये मॉडिफाइड मिड पॉइंट मेथड जो है वो आपके पास अप्लाई किया गया और फिर इन दोनों का एरर फाइंड किया गया। ठीक, दोनों में स्टेप साइज सेम रखा गया मिड पॉइंट मेथड। अब अगर आप इस पे गौर करें तो आपके पास इसका जो एरर, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास एरर की आ जाती है वो 0.015 आई है, स्मॉलेस्ट एरर मिड पॉइंट मेथड के केस में। लेकिन जब आप इसको मॉडिफाइड आयलर्स मेथड का केस देखते हैं, मॉडिफाइड आयलर्स मेथड का केस, तो उस केस में आपके पास एरर जो है वो बजाय इसके कि कम होता, वो एरर आपके पास रिड्यूस होने के बजाय इंक्रीज हो रहा है। जैसे 0.048 है, 0.059 है, 0.072 है। मीन इस सर्टन प्रॉब्लम के लिए मॉडिफाइड आयलर्स मेथड्स की बजाय मिड पॉइंट मेथड ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसमें एरर का लेवल देखें 0.015 है, इसमें 0.072 है। ऑब्वियसली एरर मॉडिफाइड एरर मेथड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिड पॉइंट मेथड। ठीक, तो ये सर्टन प्रॉब्लम्स होते हैं, जबकि आपने स्टेप साइज देखें फिक्स रखा हुआ 0, 0.2, 0.4, 0.6, h इज इक्वल टू 0.2 है इस केस में। सिमिलरली अगर आप ये यहाँ पे देख लें, ये आपके पास ह्यून्स मेथड से सेम प्रॉब्लम, सेम आपके पास प्रॉब्लम है, स्टेप साइज आपने सेम रखा है। यहाँ पे देख लें 0.0, 0.2, 0.468 स्टेप साइज आपने सेम रखा है। ये आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट है, जैसा कि यहाँ पर ये एग्जैक्ट रिजल्ट डिफाइन किया गया है। आपने सेम प्रॉब्लम पे ह्यून्स मेथड लगाया, आपने मेथड अपना इंप्रूव किया, स्टेप साइज सेम रखा, एरर आपके पास ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, 0.0001 तक एरर और 0.00046 तक आपके पास एरर अपीयर हो रहा है। मीन एरर कितनी तेजी से इसमें रिड्यूस हुआ जब आपने हायर ऑर्डर मेथड इस्तेमाल किए। मे बी सेम आपके पास ये देख सकते हैं, अब आपके पास RK4 मेथड है, ऑर्डर 4 का जो मेथड है, उसमें देखें ये आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट है। ठीक, और ये आपके पास RK4 ऑर्डर का एरर आ रहा है। एरर एंड पे अगर आप ऑब्जर्व करें, स्टेप साइज सेम है 0.2, 0.468, 0.2। अगर आप एरर देखें तो 0.001089 फाइनल टर्म पे ये एरर आपके पास आ रहा है, जबकि ह्यून्स मेथड में 0.004648। इसका मतलब है जब हमने RK4 मेथड इस्तेमाल किया तो हमारे पास उसका एरर और कम हो गया, जैसे कि यहाँ पे 0.001089 है। ऑर्डर अगरचे एरर का सेम है लेकिन वैल्यू स्मॉल है, 1089 है, ऊपर आपके पास वो 4.44 समथिंग है। तो मेथड इंप्रूव करने से आपके पास एरर भी इंप्रूव हो जाता है, मीन रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली ये आपके पास इसका कंप्यूटेशनल कंपैरिजन है, वैल्यूएशन पर स्टेप है, पर स्टेप मीन 2 स्टेप्स में अगर आप वैल्यूएशन परफॉर्म करें, n इज इक्वल टू 2 वाली जो ऑर्डर 2 का, उसमें लोकल ट्रंकेशन एरर का जो एरर होगा, बेस्ट पॉसिबल लोकल ट्रंकेशन एरर वो ऑर्डर ऑफ h² होगी, 3 में ऑर्डर ऑफ h³ है, 4 में ऑर्डर ऑफ h4 है, और फिर सो ऑन जिस तरह मेथड बढ़ाते जाएं उतना ही आपके पास वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, मीन कंप्यूटेशनल कंपैरिजन आपके पास ज़्यादा बेस्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ये देख लें जो मेथड में जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में, जो मैंने आपको जिसमें वो स्टेप साइज मैंने आपको बताया था ना कि इसको स्मॉल करते जाएं, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। देखें, द रंजीकोता मेथड ऑफ ऑर्डर 4 रिक्वायर्स 4 वैल्यूएशंस पर स्टेप। एक स्टेप पे आपको 4 वैल्यूएशंस करनी पड़ती हैं, वेयर Euler's method requires only 1 valuation. Euler method में सिर्फ एक valuation. If Ranjit-Kotta method of order 4 is superior, it gives more accurate answer than the Euler's method with 1/4 the step size. Similarly, ये आपके पास आप देख सकते हैं कि ऑर्डर 4 जो है वो superior है किससे, सेकंड ऑर्डर से, which requires 2 valuation per step. It should give more accuracy with step size than a second order method with step size h/2. तो ये step size का जो रोल है ये आपके पास important है आपकी न्यूमेरिकल सिमुलेशन के लिए। तो ये हमारे पास इसमें हमने अपना इस चैप्टर में हमने यही वाले टॉपिक इसमें करने थे, RK4 कंप्यूटेशनल, उसकी कॉस्ट वगैरह, और फुलबर्ग मेथड इसमें आप लोगों ने नहीं करना। और अब आप लोग आ जाएं इसके अपनी बुक के चैप्टर नंबर 12 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आपके पास जो
बर्डन एंड फेरिस की बुक का चैप्टर नंबर 12 है PDEs, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये PDEs वाला जो चैप्टर है इस पे आप ज़रा आ जाएं। देखिए आप लोगों ने PDEs पढ़ी हुई है, राइट? PDEs के बारे में आपको होना होगी। PDEs पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? और कोर्स कितना रह गया सर? बस ये लास्ट टॉपिक है, ये ज़रा थोड़ा सा मतलब प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, है ये लास्ट टॉपिक आपका ना। ऑयलर्स, ये चैप्टर नंबर 12 जो आपके पास, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लास्ट चैप्टर है इसका। आज की क्लास लेंगे आप? हाँ आज लास्ट क्लास है आपके, इसके बाद की क्लास लेंगे आप? यार इसमें मेरा ख्याल है एक क्लास अगर आप मुझे अरेंज कर दें जो आपकी कल एक मिस हुई थी, तो ये कोर्स आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। सर आज ही करें सर, ताकि तैयारी करें सर हम लोग। यार वो असल में आप लोगों के लिए ना फिर इसको ब्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रा सीरियस चीज़ें हैं। सर अगर हम आज ही खत्म कर, आज ही अगर ये खत्म कर लें, मतलब टाइम लगा लेते हैं ना ज़्यादा, आज ही मेकअप कर लेते हैं, आगे जितना होता है करते हैं, ताकि वो एक वो हो ना कि अब एक खत्म हो गया कोर्स, नाउ वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, ताकि हम उस तरह लेके चले जाएं। इफ इट्स ओके विद यू ऑब्वियसली, अगर आप की कोशिश करते हैं कि इसको आज फिनिश कर सकें, बहरहाल इसको ट्राई करते हैं। देखिए मैं आप लोगों के साथ ये चैप्टर नंबर 12 है। अच्छा, इसमें एक तो आप लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास ODE है और सेकंड आपके पास PDE है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और ODE। ODE में आपको पता है कि आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं, जबकि PDE के केस में अगर आपके पास एक फंक्शन x y पे डिपेंड कर रहा है तो आप इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं डिफाइन करते, बल्कि आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपके पास बनता है इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करके, वो आपके पास बेसिकली PDE बनती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। ये जो आपके पास PDE है इसकी तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं PDE की। एक आपके पास उसमें एलिप्टिक इक्वेशन है, एलिप्टिक इक्वेशंस। एक इसमें आपके पास पैराबोलिक और एक आपके पास इसमें हाइपरबोलिक है। ये तीन PDE इसकी तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। एलिप्टिक इक्वेशन, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक इक्वेशंस में डिवाइड किया जाता है। ये तीन इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। एलिप्टिक इक्वेशन में आपके पास इसकी दो फेमस एग्जांपल्स हैं जो मोस्टली कोट की जाती हैं। वो आपके पास है पॉइसन इक्वेशन और सेकंड जो इसमें है वो बेसिकली लैप्लास इक्वेशन। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये जो लैप्लास इक्वेशन है, लैप्लास से एक मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लैप्लास इक्वेशन बनाई थी। और जो पॉइसन इक्वेशन जिस बंदे ने बनाई थी वो लैप्लास का शागिर्द था, मतलब लैप्लास का स्टूडेंट था जिसने पॉइसन इक्वेशन बनाई थी। तो जो टीचर था उसने लैप्लास इक्वेशन बनाई, जो स्टूडेंट था उसने पॉइसन इक्वेशन बनाई। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली। पैराबोलिक जो इक्वेशन है, इसमें जो फेमस इक्वेशन जिसको हम अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट फिनोमेना के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए, वो आपके पास है हीट इक्वेशन, या समटाइम इसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन भी रेफर करते हैं, डिफ्यूजन इक्वेशन। और जो आपके पास हाइपरबोलिक है, इसकी फेमस एग्जांपल आपके पास वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन इसकी फेमस एग्जांपल है। वेव फिनोमेना को कैप्चर करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो आपके पास बेसिकली वेव इक्वेशन कहलाती है। ठीक, वेव इक्वेशन। ये PD की तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। जो न्यूमेरिकल सिमुलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, न्यूमेरिकल सिमुलेशन फॉर PDEs जो हम परफॉर्म करते हैं, तो वो हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं। उसमें तीन मेजर
आपके पास न्यूमेरिकल सिमुलेशन के प्रोसेसेस है या मेथड्स आप इनको कह लें। एक उसमें है फाइनाइट डिफरेंस मेथड और एक इसमें आपके पास फाइनाइट एलिमेंट मेथड है और एक आपके पास इसमें FVM फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। ये बेसिकली हमारे पास हम किसी भी पीडी को डिस्क्रिटाइज करते हैं इसमें फाइनाइट डिफरेंस मेथड में। डिस्क्रिटाइज करने का मतलब है कि जो अगर हमारी जो कंप्लीट एक डोमेन गिवन है, इस डोमेन को हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं 2D की बात करूं तो इसको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं और इन स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने के बाद हम हर पॉइंट के ऊपर, ये जो आपके पास मैश पॉइंट कहलाता है या ग्रिड पॉइंट कहलाता है या नोड पॉइंट हम कहते हैं, हर नोड पॉइंट के ऊपर आप उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हर नोड पॉइंट की पहले आपकी पीडी होती है, उस पीडी को आप डिस्क्रिटाइज करते हैं। डिस्क्रिटाइज करने के बाद आप उस पीडी का जो भी फंक्शन है उस पे आप हर पॉइंट के ऊपर, ये जो रेड कलर में पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो मेथड आपके पास कहलाता है, दिस मेथड इज रेफर्ड एज फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इसमें डिफरेंस के लिए 3 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड FDM फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है। इसमें सेकंड जो इसका मेथड है वो आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस है। ये नॉट मेथड, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस है बेसिकली। ये फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस और फिर इसमें थर्ड नंबर पे आपके पास होता है सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास 1D का केस है, मैं इसको FD से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, 1D का केस है। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं XI पे, इससे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आपके पास XI+1 होगा। ये 1D का केस है, 1D का। तो अगर आप XI से XI+1 के दरमियान अगर आप डिफरेंस लेते हैं, XI+1 माइनस XI, तो वो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस बनता है बेसिकली। लेकिन अगर आप XI के ऊपर आप खड़े हैं, इस पॉइंट पे आप खड़े हैं और आप इससे प्रीवियस पॉइंट यूज करते हैं किसी डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, तो प्रीवियस पॉइंट आपके पास XI-1 है, तो ये आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस में आता है। ये मैं 1D की बात कर रहा हूँ। फिर अगर आप XI सेंट्रल डिफरेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सेंट्रल डिफरेंस बेसिकली एवरेज है उस पॉइंट पे खड़े होके, उससे नेक्स्ट पॉइंट XI+1 और उससे प्रीवियस पॉइंट XI-1, इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं CD, सेंट्रल डिफरेंस। ये याद रखें, ये 1D के वर्जन्स हैं, 1D के। इसको अगर हम 2D में कन्वर्ट करें तो 2D में कन्वर्जन ऐसे होगी। 2D में इसकी नोटेशन क्या होती है वो आप लोग देख लें। जैसे 2D के केस में यहाँ पर एक पॉइंट XI होगा और दूसरा पॉइंट आपके पास YJ होगा। जब आप XI से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट होगा XI+1 और YJ इसमें फिक्स रहेगा। इस लाइन के ऊपर YJ आपके पास वेरी नहीं करेगा फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में। इसी तरह यहाँ से अगर आप इसको देखें, इस वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो इस वर्टिकल डायरेक्शन की मूवमेंट में XI आपके पास फिक्स रहेगा, जबकि Y जो है वो आपके पास YJ+1 हो जाएगा। और इसको अगर हम आपस में कनेक्ट करके एक सेल बना लें तो इस सेल पे ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा आपके पास XI+1, YJ+1।
तो 2D के केस में आपके पास ये सिचुएशन फॉरवर्ड के केस में आ जाती है। सिमिलरली इज द केस फॉर द बैकवर्ड केस। बैकवर्ड के केस में आप सिर्फ इसको रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में ले लें, मतलब इसको आप रिवर्स कर लें ना। और लेकिन सेंट्रल डिफरेंस के केस में 2D जो बनता है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। वो आपके पास कैसे बनता है? आपके पास जहाँ पे आप खड़े हैं एक्स आई वाई जे, इस डायरेक्शन में मूव करें तो ये पॉइंट बनता है एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई जे। इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करें तो ये पॉइंट बनता है आपके पास एक्स आई माइनस 1 कॉमा वाई जे, सेंट्रल डिफरेंस के केस में। और जब आप वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा एक्स आई कॉमा वाई जे प्लस 1। और जब आप इससे इस पॉइंट से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास बन जाता है एक्स आई वाई जे माइनस 1। ठीक, तो 2D के केस में हम सेंट्रल डिफरेंस इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये समझ आ गया आपको? जी, ये कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? इसी तरह ये इसमें सेल होता है, ठीक है, सिंगल सेल फाइनाइट डिफरेंस पर। जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड होता है इसमें आपके पास जो सेल है वो ट्राइएंगल की फॉर्म में होता है। नोड पॉइंट्स आपके पास ट्राइएंगल की फॉर्म में डिफाइन होते हैं। आप क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू हर नोड के ऊपर आप फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड में ट्रायंगुलर मैश होता है या ट्रायंगुलाइजेशन आप कह लें कि इस तरह से मैश इसमें डिफाइन होता है। और ये बेसिकली जो लोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्रिजेस वगैरह की कंस्ट्रक्शन है उसमें ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। जबकि ये जो फाइनाइट वॉल्यूम मेथड है इसमें देखें आपके पास ये सेल है, इस सेल में आप फाइनाइट डिफरेंस मेथड में इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। जबकि फाइनाइट वॉल्यूम मेथड के केस में क्या होता है कि आप इनके सेल सेंटर पे यहाँ पे इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फाइनाइट वॉल्यूम मेथड के केस में। ठीक, तो ये बेसिक इन तीनों के दरमियान ये डिफरेंस होता है। ये कुछ आप लोगों को ये वाली स्टोरी कुछ समझ आई है? ये न्यूमेरिकल पीडीज की स्टोरी है ये। सर इसमें फॉरवर्ड और सबसे बैकवर्ड पहले डिफरेंस देखिए, एक बार दोबारा बता दें। किसका? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस सर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस बेसिकली आपके 2D में पास क्या होता है जी, इसमें आप 2D में या 1D में? सर 2D में, 1D का समझ आ गया सर। 2D में, अच्छा 2D में आपके पास देखो कैसे होते हैं। ये आपके पास x और y, ठीक, अगर सपोज करो आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है एक्स आई वाई जे। अब आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है फॉरवर्ड, अगले नेक्स्ट डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने मूव करना है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट अगर आपके पास एक्स आई है तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स आई प्लस 1। इस एक्सिस के ऊपर y तो आपके पास फिक्स रहेगा ना, वाई जे। यस सर। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। इसी तरह अब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करें, वर्टिकल एक्सिस पे, सॉरी, ये वाई जे है, तो वर्टिकल एक्सिस पे लेट सपोज करें ये पॉइंट है आपके पास नया। इस वर्टिकल एक्सिस पे एक्स एक्सिस तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, वाई जे प्लस 1। जब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट से जब हम इनको मैच करवाएं तो ये जो पॉइंट मेरे पास बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, एक्स आई प्लस 1 और वाई जे प्लस 1। तो ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके पास कहलाती है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें बैकवर्ड का केस क्या होगा, देखो इसी को आप फ्लिप कर लो,
फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि यहाँ पे एक्स आई वाई जे पे खड़े हैं, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास लेट सपोज करें कि ये पॉइंट बनता है, ये एक्स आई है, तो एक्स आई से प्रीवियस पॉइंट क्या होगा, एक्स आई माइनस 1। इस सारे एक्सिस के ऊपर वाई फिक्स रहेगी। सिमिलरली इस एक्सिस पे जब आप वाई जे से रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, एक्स आई और वाई जे माइनस 1। तो जब हम इसको यहाँ पर कंबाइन करेंगे इसके साथ, ये सेल साइज बनाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स आई माइनस 1 कॉमा वाई जे माइनस 1। तो ये बैकवर्ड कट आ जाएगा। और Right, अगर sir. इन दोनों को, जी ठीक है सर, समझ आ गया। राइट सर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो वो आपके पास सेंट्रल डिफरेंस बन जाता है। ठीक, तो इसमें अब देखें एलिप्टिक इक्वेशन में आपके पास जो पहली टर्म बनती है एलिप्टिक इक्वेशन में, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइसन इक्वेशन। अच्छा, ये जो पॉइसन इक्वेशन है ये बहुत सारे फिनोमेना के अंदर यूज़ होती है। ये स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है, ये फ्लूइड डायनामिक्स में यूज़ होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के अंदर ये बेसिकली यूज़ होती है, और इसको हम समटाइम हीट का फिनोमेना डिस्क्राइब करने के लिए भी डिफाइन करते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास ये होती है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स वाई प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ वाई का स्क्वायर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपके पास कहलाती है एलिप्टिक इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन की फॉर्म। ठीक, इसमें अगर आपके पास इफ एफ ऑफ एक्स वाई राइट हैंड साइड आइडेंटिकली जीरो हो जाए, राइट हैंड साइड, तो वो जो आपके पास न्यू इक्वेशन बनती है उसको हम रेफर करते हैं एज अ लैप्लास इक्वेशन। मतलब ये आपके पास लैप्लास इक्वेशन। ठीक, अब जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की मतलब जो पीडीज होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें टाइम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। आपको पता है ना, दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक आपके पास है एक्स वाई जी, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरे आपके पास टाइम के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स वाई जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेट। और जो टी है ये आपके पास टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स कहलाती हैं। ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, नंबर 1 अनस्टडी प्रॉब्लम्स को देखें कि अनस्टडी प्रॉब्लम्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अनस्टडी प्रॉब्लम्स ऐसे तमाम प्रॉब्लम जो कि टाइम डिपेंडेंट होते हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहे होते हैं, टाइम डिपेंडेंट, वो आपके पास अनस्टडी प्रॉब्लम कहलाते हैं। टाइम डिपेंडेंट की जैसे आपके पास एग्जांपल है, जैसे आप देखें समर टाइम में सूरज का निकलना, जब आपके पास अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, मीन 4-5 जो AM का टाइम है, उस वक्त आपके पास टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। ठीक, लेकिन जो ही सूरज निकलता है, टाइम गुजरता जाता है, तो आपके पास एक टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देता है। वो राइज होते होते एक पीक लेवल पे पहुंचता है, जो कि अराउंड 12 और 1 हो सकता है, वो टाइम हो सकता है। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता या तो मेंटेन कांस्टेंट रहता है, या वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू करता है, और इवनिंग का जब टाइम आता है तो टेम्परेचर काफ़ी उसमें कम हो चुका होता है। ठीक, तो ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है कि मीन टेम्परेचर टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, फिर एक ख़ास लिमिट तक बढ़ने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, और फिर एक ख़ास लिमिट तक पहुंचने के बाद वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड अनस्टेडी प्रॉब्लम्स, जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, टाइम डिपेंडेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक, अब इसमें सेकंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास है स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम, independent of time, no time is involved.
मतलब जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो आपके पास आपके पास स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। ये जो आपके पास पीडीज हैं, इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए आपके पास बाउंड्री कंडीशंस का होना ज़रूरी है। तो याद रखें, ये जो पीडीई है, इसके लिए हम 3 डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। पीडीज के लिए बाउंड्री कंडीशंस कितने टाइप की होती हैं, ये आप लोगों ने पहले कभी पढ़ी हैं? बाउंड्री कंडीशंस, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स वाई प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ वाई का स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। आप कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व करें। इस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए आपको इसमें बाउंड्री कंडीशंस भी चाहिए होती हैं। पीडीज के केस में आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशन। ये ड्रिचलेट था, उसने ये बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन की थी, ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। बेसिकली जो ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, इसमें वेरिएबल आपके पास u है, u में चेंज देखें ना विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, तो u की इनिशियल u की जो बाउंड्री, अगर कोई बाउंड्री कंडीशन फंक्शन पे डिफाइन हो, मीन जैसे u एक फंक्शन है ना, इस पे डिफाइन हो, तो इसको हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस आर कॉल्ड ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। ऐसी बाउंड्री कंडीशंस जो फंक्शन की वैल्यूज को देख के डिफाइन की जाए, वो आपके पास उसकी बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल देखें कि हम बाउंड्री कंडीशंस को कैसे प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास कोई सरफेस एस है जिसके अंदर आप ये पॉइसन इक्वेशन या लैप्लास इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसका आपके पास एक सर्टन रीजन है, इस सारी डोमेन का एक सर्टन रीजन है। रीजन मतलब आपका उसकी बाउंड्री या एरियाज है। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू इस जगह पे डिफाइन करें, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, ये कोई आपके पास नॉन जीरो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई, तो ये जो इस तरह से फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करना, दिस इज कॉल्ड द ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। कि मीन अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर इसकी ऐसी कंडीशंस जो फंक्शन की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, दीज कंडीशंस आर कॉल्ड ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। दूसरी टाइप की आपके पास बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं, वो आपके पास है न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस। ये जो न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये बेसिकली डिफाइंड होती हैं, डिफाइंड ऑन डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव के ऊपर डिफाइन होती है। मीन जो आपने फंक्शन u है, उसका डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाए, तो उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो हमारे पास न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस बनेगी। डेफिनेशन ये जो डिफाइंड है, वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव डिफाइन होती है। और न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस के बाद लास्ट जो इसमें एग्जांपल है, वो आपके पास है न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस के बाद जो आपके पास एग्जांपल है, वो आपके पास है रॉबिन बाउंड्री कंडीशंस, रॉबिन स्लैश मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस। तो ये आपके पास आइदर रॉबिन या मिक्स बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। अच्छा, ये जो न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस होती है, डिफाइन ऑन डेरिवेटिव है, जैसे पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स पे डिफाइन हो इक्वल टू 0। जबकि रॉबिन और मिक्स बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ ड्रिचलेट एंड न्यूमन बाउंड्री कंडीशन होती है। मीन जैसे आप यू ऑफ एक्स वाई प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन जी ऑफ एक्स अगर हम रख लें, तो इस टाइप की जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, these boundary conditions are called Robin or mixed boundary conditions। इनको हम रॉबिन या मिक्स बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने पीडीज डिफाइन किए ना, हम
पीडी को ब्रॉड क्लासिफाई कर सकते हैं इलिप्टिक में, पैराबोलिक में और हाइपरबोलिक में। तो पैराबोलिक में जो पीडीई की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास बेसिकली ये होती है। पैराबोलिक इक्वेशन बेसिकली आपके पास टाइम डिपेंडेंट होती है। पैराबोलिक इक्वेशंस ये जो पैराबोलिक इक्वेशंस हैं ये बेसिकली इसमें अनस्टडी प्रॉब्लम्स होते हैं और इसकी जनरल फॉर्म आपके पास ये होती है पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ टी माइनस ऑफ ये एक्स और टी पे डिपेंड कर रहे हैं माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक, अब इसमें सपोज करें ये हम इसको हीट इक्वेशन भी बोलते हैं या इसको हम डिफ्यूजन वाली इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। देखिए इसमें ये आपके पास हीट इक्वेशन है और ये आपके पास अनस्टडी प्रॉब्लम है, अल्फा इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है। इस केस में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को इसका अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें मस्ट रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन मीन कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। दूसरा आपको इसमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। एनी बाउंड्री कंडीशन, वो डिरिचलेट भी हो सकती है, वो न्यूमैन भी हो सकती है, रॉबिन और मिक्स बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कैसे कि यहाँ पर देखें ना u फंक्शन है किसका, x और t का। u इज द फंक्शन ऑफ x, t को आप 0 रख लें इनिशियल वैल्यू पे व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो ये सम फंक्शन g ऑफ x के इक्वल आ जाती है। जबकि बाउंड्री कंडीशन में क्या है, बाउंड्री कंडीशन में सपोज करें कि ये आपके पास एक पाइप है, इस पाइप की लेंथ आपके पास 0 से L के दरमियान है और आपने इसमें थर्मल डिफ्यूजन या आप समझे कि टेम्परेचर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो आपके पास एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे डिफाइन होगी, एक बाउंड्री कंडीशन आपके पास डोमेन के एंड पॉइंट पे डिफाइन होगी। जैसे u ऑफ 0, t, अब t इसमें फिक्स नहीं होगा, t वेरी कर रहा होगा, x 0 रहेगा, इज इक्वल टू लेट सपोज करें इस केस में उसने इनको u1 कंसीडर किया। फिर अगर u जो आपके पास टेम्परेचर है इसको अगर हम कैलकुलेट करें एट x इज इक्वल टू L पे और t ये हमें दे देता है u2। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन है तो आपको इनिशियल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है और दो बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। तो ये बाउंड्री कंडीशंस का ये आपके पास पैराबोलिक बाउंड्री कंडीशंस इस तरह की होती हैं। और फाइनली इसमें आपके पास जो अनदर टाइप की इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक इक्वेशंस हैं। हाइपरबोलिक इक्वेशंस, इसको हाइपरबोलिक इक्वेशंस की जो आपके पास फेमस एग्जांपल है वो वेव इक्वेशन की एग्जांपल है। वेव इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि हम वेव इक्वेशन को डिफाइन करते हैं किसी भी जो वेव फिनोमेना है उसको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे इसकी आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल ये हो सकती है, सपोज करें कि ये आपके पास वॉल है, इस वॉल के साथ आपने कुछ स्ट्रिंग हैंग कर दी, मीन उसके साथ क्लैम्प कर दी, जोड़ दिया आपने स्ट्रिंग, और फिर आपने उस स्ट्रिंग को
दूसरे एंड से आपने उसको जर्क दिया, तो जर्क देने से आपको इस तरह से उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मूवमेंट नज़र आती है। तो इस मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो आप इक्वेशन यूज़ करते हैं, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द हाइपरबोलिक इक्वेशंस। इसको हम हाइपरबोलिक इक्वेशन कहते हैं, जिसे हम वेव इक्वेशन का नाम भी देते हैं। अच्छा, वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आपके पास क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वो आपके पास ये होती है, अल्फा स्क्वायर partial square u by partial of t का square u is the function of x of t माइनस आपके पास partial square u, सॉरी इसमें partial of x square, partial square u by partial of t square at x and t equal to 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन है, 1D वेव इक्वेशन है, 1D, वन डायमेंशनल, ठीक है। और इस केस में 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू l है, स्मॉल l, और t इज ग्रेटर देन 0 है। जब हमने ये जो हाइपरबोलिक इक्वेशन है इसको डिफाइन किया, अब इसमें देखो कि आपके पास यहाँ पर ये जो बाउंड्री कंडीशंस थी, ये डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस थी। अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको एक बात पता है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उससे वन लेस हम इसकी कंडीशन कंसीडर करते हैं। जैसे आपके पास पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल ऑफ t का स्क्वायर है ना, तो इसकी हम जब इनिशियल कंडीशन डिफाइन करेंगे तो u एट x0 इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x आएगी एट t इज इक्वल टू 0 पे, एंड u ऑफ x कॉमा इसमें मेरा ख्याल है फाइनल, अगर आप इसको, ये इनिशियल कंडीशन आ गया, और फिर अगर आप इसकी, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है टाइम प्रॉब्लम में, तो आप इसकी डेरिवेटिव के ऊपर भी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। पार्शियल u बाय पार्शियल ऑफ t एट x कॉमा 0 इज इक्वल टू g ऑफ x, और इस केस में 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाता है। ये आपके पास आ गई हैं दो इनिशियल कंडीशंस। ये एक इनिशियल कंडीशन पार्शियल u बाय पार्शियल ऑफ t की फॉर्म में इसलिए डिफाइन की है कि एक ये वो इनिशियल कंडीशन है जब आप न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस यूज कर रहे हैं, न्यूमन, तो ये दोनों आपके पास आ जाती हैं। इसी तरह इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी आपने डिफाइन करनी है, जैसे u0t इज इक्वल टू 0 और ul ऑफ t इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये आपके पास 0 पॉइंट है और ये आपके पास l वाला पॉइंट है। तो इसकी जब हम बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करेंगे तो वेरी सिंपल आपके पास 0 और t के दरमियान है। सर अगर देखना है थोड़ी सी सर जी एक समा क्या कह रहे? सर ब्रेक अगर मिल जाती थोड़े से टाइम के लिए सर। आप लोग कल क्या कर रहे हैं? कल आप लोग क्लास नहीं अरेंज कर सकते किसी टाइम पे? सर आज खत्म करें। कैसे सर, और आज खत्म कर दे सर, कल कोई टाइम नहीं है सर, सारी क्लासेस हैं सर। चले फिर ऐसा करें कि हम ना 4:15 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ राइट सर। सर कॉल इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, 4:15 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी जी, थोड़ा सा कोर्स है, बस इसको 4:15 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रैंक निकल्सन पढ़ना और एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मैश के ऊपर कैसे डिफाइन करते हैं वो देखना है हमने, ठीक। सर रिकॉर्डिंग काइंडली ऑफ करके ऑन कर देंगे बाद में, ताकि फिर हम उसको देख लें सेपरेटली। जी जी सेपरेटली। इसको मैं अभी कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ, फिर दोबारा नए सिरे से आपको नया लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा। सर कॉल आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होएगी सर इसकी। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करके फिर उसके बाद करूँगा ना। राइट सर, राइट सर। ठीक।